अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू किस चीज़ का? सॉफ्टवेयर सिस्टम। जब भी एक डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उसका ओवरव्यू। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म करेंगे दैट इज़ डाटा मॉडलिंग, और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स या एलिमेंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग, जो कि एंटिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशनशिप्स है, कार्डिनैलिटी है और मोडालिटी। नाउ कम्स द ओवरव्यू। जब भी किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले के कुछ स्टेप्स होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपने एक घर बनाना है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि बस मज़दूर बुलवाए और वो जी ईंटों के साथ और सीमेंट के साथ उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले कि आपके क्या स्टेप्स हैं, आपने पूरा एक एस्टिमेट लगाना है कॉस्ट का, टाइम का, कि कितने टाइम में ये बनेगा, मैंने कितने कमरे बनाने हैं, डबल स्टोरी बनाना है, सिंगल स्टोरी बनाना है, मुझे कितनी इसके लिए पैसे चाहिए होंगे, और कहाँ से मैंने मटेरियल परचेज़ करना है, किस तरह का मटेरियल लेना है। फिर उसका एक डायग्राम बनती है, ये मीन्स एक आर्किटेक्चर, एक पिक्चर लाइक फॉर्म बनती है घर की, जो कि आर्किटेक्ट बनाता है। उसके बाद जो है वो जाके इम्प्लीमेंटेशन यानी घर बनाना स्टार्ट होता है। सेम इज़ द केस व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि डेवलपर बस बैठा कंप्यूटर पे और उसने बैठ के डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। सॉफ्टवेयर बनाने से पहले के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। So we have to consider many aspects to find out the practical scenario of database. उसका इवन डिज़ाइन या मॉडल तैयार करने के लिए भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पहले देखा जाता है। जो पहला स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का मीनिंग ही क्या है कि वेदर इट्स फिजिबल फॉर अस और नॉट, क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी ये इस प्रोसेस में एक ऐसी स्टडी की जाएगी जिससे आइडिया हो जाएगा कि ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो कैसा बनाना है और बनाना चाहिए भी कि नहीं, क्या ये हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। इस प्रोसेस को हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। प्रीलिमिनरी मीन्स इनिशियल लेवल की इन्वेस्टिगेशन। इसमें आप क्या करते हैं? मेन काम इट इन्वॉल्व्स द एरिया आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, दैट इज़ विच एरिया और एस्पेक्ट इज़ टू बी सेलेक्टेड टू स्टार्ट विद। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूनिवर्सिटी अपना डेटाबेस बनाना चाह रही है, एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही है, तो उसमें जो है वो पहले देखा जाएगा कि कौन से एरिया से स्टार्ट करें। पहले अकाउंट्स का सारा डिपार्टमेंट क्या हम कंप्यूटराइज करें, क्या उनका जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाएं, मींस उनका मॉड्यूल, उनका पार्ट तैयार करें, उस पर पहले काम करें, या पहले कोर्स वर्क पे काम करें। तो कौन से एरिया से स्टार्ट किया जाए। एक और जो स्टेप किया जाता है आफ्टर दी फिजिबिलिटी स्टडी और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, वो होता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। सो रिक्वायरमेंट मीन्स नीड्स। आपके जो नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना। आपने नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। उसकी रिक्वायरमेंट ये कि उसका जैसे फ़ीस का जो सारा रिकॉर्ड पहले मैनुअली होता था, पेपर्स में होता था, अब वो कंप्यूटराइज्ड हो जाए। तो आप रिक्वायरमेंट्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की हैं उनका एनालिसिस यानी उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे हर यूज़र की, जिसने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। जो नॉर्मली यूज़र्स कौन से होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। सो अगर फ़ीस अकाउंट्स वाले हैं, उन यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको आपने फ़ी जनरेशन या एम्प्लॉयज़ की सैलरी जनरेशन कैसे करवानी है। फिर अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने कोर्सेज़ को कैसे टेक करना है और रजिस्टर कैसे करना है, अपने रिज़ल्ट्स कैसे देखने हैं। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो गैदर की जाती हैं। उसके
के बारे में डीप स्टडी किया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है द पॉसिबल इनपुट्स फॉर द डेटाबेस, कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो कि आप बनाने चाह रहे हैं इसमें यूज़र क्या एंटर करेगा और उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा, यूज़र की तरफ से इनपुट क्या आएगी। जैसे स्टूडेंट है वो अपने लॉगिन को इनपुट करेगा, अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड, अपने जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड को इनपुट करेगा तो उसको इन रिटर्न एक फॉर्म मिलेगा जिसमें उसके रिजल्ट्स वगैरह होंगे, ग्रेड्स होंगे, उसके जो करंट उसने कोर्स रजिस्टर किए हुए हैं उसकी डिटेल्स होंगी। सो एक तरह से यूज़र क्या इनपुट कर रहा है, स्टूडेंट यूज़र क्या इनपुट कर रहा है, अपना आईडी इनपुट कर रहा है, अपना पासवर्ड इनपुट कर रहा है, फिर वो और इसके अलावा इनपुट क्या कर रहा है, जब वो रिज़ल्ट्स में वाले पे इनपुट पे क्लिक करेगा यानी इनपुट देगा उसको तो अपना रोल नंबर इनपुट देगा तो उसके सारे रिज़ल्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सो इस फेज़ में क्या, इस स्टेप में क्या स्टडी किया जाता है कि सारे का सारा जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसमें डिफरेंट यूज़र्स की तरफ से क्या इनपुट्स आएगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर में इनपुट्स क्या होंगे और वो इनपुट देने की वजह से डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपको क्या फंक्शनैलिटी देगा, आपको एज एन आउटपुट में वो क्या देगा। जैसे आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला है तो एज एन आउटपुट वो आपको क्या दे रहा है, एक ऐसा फॉर्म दे रहा है जिसमें आपके रिजल्ट्स वगैरह डिस्प्ले हैं। सो इट इज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द system. Then we have the next step that is project planning. ये गर्ल्स डिफरेंट जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत डिटेल में आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे। आपको इसकी मेन पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इसकी बहुत डीप, हर स्टेप में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है उस स्टेप में क्या किया जा रहा है, अब प्रॉपर स्केड्यूल इज़ लेड डाउन टू अकम्प्लिश दिस एक्टिविटी। एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक इतनी कॉस्ट के साथ जो है वो ये एक्टिविटी ने कंप्लीट होना है। सारे कॉस्ट फैक्टर्स और टाइम फैक्टर्स को कंसिडर करके प्लानिंग की जाती है। देन वी हैव डेटा एनालिसिस। डेटा को भी एनालाइज किया जाता है। कैसे एनालाइज किया जाता है, डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू। डाटा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। डिफरेंट किस्म की जो डायग्राम्स यूज़ होती हैं, वी वॉन्ट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दीज डायग्राम्स, लेकिन उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। जैसे DFTs हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं, डिसीजन टेबल्स हैं, डिसीजन ट्रीज हैं। सो इन सब डायग्राम्स के थ्रू जब भी गर्ल्स आपको पता है कि कोई चीज़ पिक्चर लाइक फॉर्म में हो तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी एज़ कम्पेयर टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर कोई आपको एक घर का मैप बना के देगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा एकदम देख के ही समझ आ जाएगा कि अच्छा इसके इतने इतने रूम्स हैं, इतने वॉशरूम्स हैं, निस्बतन इसके कि अगर कोई आपको एक पैराग्राफ में लिख के देगा कि इस घर में इतने रूम्स होंगे, उनका ये साइज़ होगा, उसमें इतने वॉशरूम्स होंगे। सो पिक्चर लाइक फॉर्म आपके लिए हमेशा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है। सो डाटा को एनालाइज करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को जो डिफरेंट डायग्राम्स यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ DFDs, डिसीजन टेबल्स एंड डिसीजन ट्रीज। सो ये सारे के सारे काम यानी सॉफ्टवेयर बनाने से, स्टार्ट करने से पहले जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, एनालिसिस के लिए किए जाते हैं, प्रोजेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए किए जाते हैं। डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या है, डेटा को मॉडल क्या होता है, वही पिक्चर लाइक फॉर्म होती है ना। एक चीज़ का जब मॉडल बनता है तो आपको ज़्यादा समझ आ जाती है कि अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है। सो डेटा मॉडलिंग को अगर हम डिफ़ाइन करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। डेटा ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे आपकी एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। एंटिटी क्या होती है, एनीथिंग फॉर विच द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड इज़ केप्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स लेट्स सपोज मुझे कहा गया है कि F Block कॉलेज का मैं एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाऊं, तो मैं वहाँ पे जाके सबसे पहले देखूंगी कि सिस्टम कैसे चल रहा है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करूंगी कि इनकी नीड्स क्या हैं। इसके अलावा जब मैं मॉडलिंग वाले स्टेप पे आऊँगी कि मैंने अब एक पूरा मॉडल तैयार करना है, एक डिज़ाइन तैयार करना है, तो मैं सबसे पहले देखूंगी कॉलेज में एंटिटीज़ कितनी हैं। अब F Block कॉलेज की एंटिटीज़ क्या हो सकती हैं, यानी वो चीज़ें कौन सी हैं जिनके बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। F Block कॉलेज के एम्प्लॉयज़ हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स हैं, स्टूडेंट्स की फ़ी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, दे आर दी डेटा ऑब्जेक्ट्स।
तो मैंने क्या किया है, आइडेंटिफाई किए हैं कि ये जैसे फॉर एग्जांपल 4 मेन डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं इस कॉलेज के, और फिर मैं ये भी आइडेंटिफाई करूँगी कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। जैसे अगर टीचर है तो उसका स्टूडेंट से रिलेशनशिप क्या है कि अ टीचर इज़ टीचिंग अ स्टूडेंट। स्टूडेंट और फीस का क्या रिलेशन है, ये जो दो एंटिटीज़ हैं, एक स्टूडेंट है और एक फ़ी एंटिटी है, इनका रिलेशनशिप क्या है, अ स्टूडेंट इज़ पेइंग द फ़ी। स्टूडेंट और कोर्स अगर दो एंटिटीज़ हैं, इनका आपस का रिलेशनशिप क्या है, अ स्टूडेंट इज़ टेकिंग अ कोर्स। सो डेटा मॉडलिंग में हम मेन चीज़ क्या आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग, दो तो मेन चीज़ें हैं, एक तो एंटिटीज़ डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं और एक उनका रिलेशनशिप। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मॉडल की जाती हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। एंटिटीज़ का मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो एंटिटीज़ इसमें मेंशन की जाती हैं, फिर एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर एक एम्प्लॉय एंटिटी है तो उसका एट्रीब्यूट क्या है, उसका एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय एड्रेस होगा। तो ये सारी के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये भी मॉडल में मेंशन किए जाते हैं या डिज़ाइन किए जाते हैं। रिलेशनशिप क्या है वो भी अभी आपको बताया है कि दो एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। जैसे स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, अ स्टूडेंट टेक्स द कोर्स। सिमिलरली कार्डिनैलिटी एंड मोडालिटी, इसकी मैं आपको अभी आगे जो है वो डिटेल बताती हूँ। सो दीज 5 आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग। सबसे पहले एंटिटीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स। एन एंटिटी इज़ एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम, मीन्स सिंपल वर्ड्स में कहेंगे जिसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एंटिटी। वो आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, इन सब का रिकॉर्ड एंटर किया जाता है ना एक डाटाबेस में। एरोप्लेन भी हो सकता है, अगर एयरलाइन का डाटाबेस बना रही हैं तो वहाँ की एक एंटिटी क्या होगी, एरोप्लेन होगी। जब डायग्राम या मॉडल बनाई जाती है, डेटा मॉडल बनाया जाता है, तो एंटिटी को हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, टीचर एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है रेक्टेंगल में, स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है रेक्टेंगल में, अगर एरोप्लेन एंटिटी है उसको भी किस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रेक्टेंगल में। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मैं आपको बता चुकी हूँ, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और ऑफ द एंटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल टीचर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, टीचर्स नेम, उसकी जेंडर, उसकी अपॉइंटमेंट डेट, पे स्केल एंड टेलीफोन नंबर। सो दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टीचर एंटिटी। एट्रीब्यूट्स को ईयर डायग्राम में ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। देन वी हैव थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ डेटा मॉडलिंग, दैट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से क्या पता चलता है कि दो एंटिटीज़ का आपस में कनेक्शन या रिलेशनशिप क्या है, कैसे रिलेट कर रहे हैं। जैसे ये दो एंटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं इस डायग्राम में, कौन कौन सी हैं, एक बुक एंटिटी है और एक बुक स्टोर है। इनके आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं। अब बुक स्टोर सेल्स द बुक, एक ये रिलेशनशिप हो सकता है। बुक स्टोर डिस्प्लेस द बुक, ये रिलेशनशिप हो सकता है। अब बुक स्टोर स्टॉक्स द बुक, ये रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत सारे और भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। सो दीज आर सेल्स, डिस्प्लेस, स्टॉक्स, दे आर actually the relationship, they are actually telling how these two entities are connected to each other. It is important to note that all the relationships define the relevant connections between both objects. जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देखा है बुक और बुक स्टोर की, उनका आपस में क्या रेलिवेंट कनेक्शन है, इनका ताल्लुक एक्चुअली है क्या, रिलेशनशिप वो चीज़ बता रहा है। ऑल रिलेशनशिप्स आर बाई डायरेक्शनल। ऐसा नहीं है कि बुक स्टोर का तो रिलेशनशिप बुक से है लेकिन बुक का कोई रिलेशनशिप बुक स्टोर से नहीं है। ऑब्वियसली बुक इज़ केप्ट इन द बुक स्टोर, अ बुक इज़ बीइंग डिस्प्लेड इन द बुक स्टोर। सो डायरेक्शन, दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बाई डायरेक्शनल है। Third is, we have to consider only the relevant relationship according to the context of requirements.
आपको इस वक्त जो मॉडल आप बनाने जा रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली इन तीनों में से कोई एक रिलेशनशिप को सेलेक्ट करना होगा। बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जिस तरह का आप टेबल में रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, जिस तरीके से दोनों को लिंक करना चाह रहे हैं, उनको रिलेट करना चाह रहे हैं, तो यूजुअली कोई एक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप सेलेक्ट किया जाता है। Then is another important ingredient of data modeling, that is cardinality. Cardinality क्या है? Whether some occurrence का मतलब होता है कि जैसे अगर स्टूडेंट टेबल है तो उसमें एक occurrence उसकी कौन सी होगी, अब्दुल्ला या फिर अली, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उसके वो क्या हैं, वो उसके occurrences हैं, ठीक है। अगर एक occurrence ऑफ ऑब्जेक्ट वन आर रिलेटेड टू, क्या उसका रिलेशन दूसरे जो टेबल है, जो एंटिटी है, उसके किसी एक अकरेंस से है, एक रिकॉर्ड से, या एक से ज़्यादा से है, इसको कार्डिनैलिटी बोलेंगे। अब जैसे दो टेबल्स हैं, फ़र्ज़ करें एक हस्बैंड का है और एक वाइफ का है। सो अ हस्बैंड कैन हैव ओनली वन वाइफ, तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी जो है वो वन जो है वो कार्डिनैलिटी शो कर रही है, ठीक है। अगर फादर और चिल्ड्रन का के दो टेबल्स हैं, अब फादर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, यहाँ पे कार्डिनैलिटी क्या है, मैनी है। सो पहली वाली एग्जांपल में एक अकरेंस का ताल्लुक एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी की एक ही अकरेंस से है, लेकिन दूसरी एग्जांपल में एक टेबल की एक अकरेंस का ताल्लुक दूसरे टेबल की मैनी अकरेंसेस से है। इसको हम वन या मैनी को क्या बोलेंगे, कार्डिनैलिटी। सो द रिलेशनशिप्स कैन बी 1 to 1, जैसे ये पहली एग्जांपल दी है, वन हस्बैंड कैन हैव ओनली वन वाइफ, ये क्या है, ये 1 to 1 की एग्जांपल है। 1 to many, अ फादर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, वन फादर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, तो ये कार्डिनैलिटी कौन सी वाली है, 1 to many। मैनी टू मैनी क्या होगी, जैसे a student can take many courses and a course can be taken by many students. So ये एग्जाम्पल क्या है, many to many की, कि कोर्स जो है वो बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट्स पिक कर सकते हैं, ठीक है, या रजिस्टर कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ many to many। रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होती है कि अगर एक एंटिटी का अपने से ही कोई ताल्लुक हो, अपने से ही रिलेशनशिप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन का टेबल है, अगर एक पर्सन एंटिटी है तो उसमें क्या होगा कि मे बी उस पर्सन के टेबल में हस्बैंड भी हैं, वाइफ्स भी हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि अ पर्सन कैन बी अ हस्बैंड ऑफ अदर पर्सन। सो पर्सन का पर्सन से ही रिलेशनशिप बन रहा है। सो सच अ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड एज अ रिकर्सिव रिलेशनशिप। और ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप हो भी तो दैट वी कैन से कि रिलेशनशिप कैन बी नन एज वेल, कि मे बी ना कोई रिकर्सिव रिलेशनशिप है, ना किसी एंटिटी का दूसरे एंटिटी से किसी भी किस्म का रिलेशनशिप है। लास्ट इंग्रेडिएंट ऑफ डेटा मॉडलिंग इज़ मोडालिटी। मोडालिटी नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है। मीन्स क्या उसका हर सूरत ताल्लुक़ है मैंडेटरी, या फिर मे बी उसका ताल्लुक़ है और मे बी कुछ का ताल्लुक़ नहीं है, ऑप्शनल और मैंडेटरी। अगर हर सूरत ताल्लुक़ है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कि नहीं तो उसको ओवल ओ से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, या 0 से। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आप ये दो एंटिटीज़ को देखें, एक कस्टमर एंटिटी है और एक रिपेयर एक्शन एंटिटी है। अब इन दोनों की पहले तो हम देखते हैं कि कार्डिनैलिटी क्या है। ये जो आप पहली लाइन देख रहे हैं, ये दिस वन ओवर हेयर, दो लाइंस बनी हुई है ना वर्टिकल, थोड़ी सी डल है। जो पहली वाली लाइन शो कर रही है 1, और रिपेयर एक्शन में ये जो 3 लाइंस, यहाँ पे 3 लाइंस शो हो रही हैं रिपेयर एक्शन की तरफ, क्रोफुट इसको कहते हैं। ये शो कर रही है कि इनकी कार्डिनैलिटी 1 to many है, यानी एक कस्टमर बहुत सारे रिपेयर एक्शंस जो है वो उसको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सो ये पहली वाली लाइन इधर और इधर जो 3 लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कार्डिनैलिटी को।
ये जो दूसरी वाली यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे ये सर्कल रेड आपको नज़र आ रहा है, ये मोडालिटी को शो कर रही हैं। वन लाइन शो कर रही है कि मैंडेटरी है और दूसरी जो है वो शो कर रही है कि इट्स ऑप्शनल। मीन्स जो ओवल सा बना हुआ है दैट इज़ ऑप्शनल और जो वन वर्टिकल लाइन बनी हुई है दैट शोज मैंडेटरी। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स in order to have a repair action we must have a customer. कस्टमर होना ज़रूरी है तभी रिपेयर एक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ऑप्शनल बना हुआ है तो दैट मीन्स कि देयर मे बी अ सिचुएशन इन विच अ रिपेयर एक्शन इज़ नॉट नेसेसरी। हो सकता है कस्टमर तो हो लेकिन उसको रिपेयर एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। हर कस्टमर तो रिपेयर नहीं करवाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि रिपेयर एक्शन में हमने ऑप्शनल का साइन लगा दिया है और इस तरफ रिपेयर अगर हो रही है तो कोई ना कोई कस्टमर ही रिपेयर करवा रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि कस्टमर है ही नहीं और रिपेयर हो रही है, वो किसी ना किसी कस्टमर का रिपेयर हो रहा है। इसीलिए इस तरफ मैंडेटरी का साइन लगा कि कस्टमर का मस्ट होना लाजमी है और इस तरफ ऑप्शनल का साइन लगा है कि कस्टमर है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर रिपेयर करवा भी रहा हो। सो यहाँ पे मैंडेटरी का साइन है, ऑप्शनल का साइन है और यहाँ पे मैंडेटरी का साइन है। सो ये सेकेंड वर्टिकल लाइन इज शोइंग मैंडेटरी और दिस ओवल इज शोइंग ऑप्शनल। अगर इसको हम ईआर मॉडल बनाएं, एक प्रॉपर फुल ईआर जो डायग्राम होती है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले कस्टमर एंटिटी बनाई गई रेक्टेंगल में, फिर इधर दूसरी एंटिटी बनाई गई रिपेयर एक्शन। दिस वन इज़ शोइंग रिलेशनशिप, पहली वाली लाइन इसकी और यहाँ का ये क्रोफुट जो 3 लाइंस बनी हुई हैं ऐसे, ये बता रहा है वन टू मैनी इनकी कार्डिनैलिटी है। ये अगले जो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन शोइंग मैंडेटरी और दिस सर्कल शोइंग ऑप्शनल, ये मोडालिटी बता रहा है और दरमियान में ये चीज़ क्या है, दिस इज़ अ रिलेशनशिप। A customer avails the repair action. So ये एक complete ER मॉडल है कस्टमर और रिपेयर एक्शन के का अगर हम डिज़ाइन करें तो। So these were all the ingredients of data modeling and I also showed you with an example with a diagram of ER model that how an ER diagram is constructed between the 2 entities. I hope the lecture is quite clear to you. Thank you so much. Allah Hafiz.